शंकरलाल के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, शंकरलाल के वारिस कौन कौन हैं? बैठक में 30-40 लोग बैठे थे। सभी लोग अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। वहां पर शंकरलाल के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर शंकरलाल के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपसे क्या काम था? वह व्यक्ति तीनों बेटों को गौर से देखते हुए बोला, आज से 20 साल पहले तक शंकरलाल मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 20 लाख रुपए हो चुके हैं। आज मैं वही पैसे लेने आया हूँ। इतना कहते ही वहां खुसर फुसर शुरू हो गई। शंकरलाल का बड़ा बेटा सुरेश, जो सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं कि बिना सबूत के आ जाऊं। मेरे पास अनुबंध पत्र है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। सुरेश बोला, मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता। मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 साल चुप रहने के बाद पिताजी के निधन पर अचानक आ जाना। अगर पैसे लिए भी होंगे तो करार पिताजी के साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ इनकार करता हूँ। शंकरलाल का दूसरा बेटा महेश, जो ठेकेदारी करता था, वह भी खड़ा हुआ और बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं, उन्हीं पैरों से वापस लौट जाइए। हमारे पिताजी ने कभी हमें यह नहीं बताया कि उन पर कोई कर्ज है। वकील बोला, करार में यही लिखा था कि आज के दिन रकम वापस ली जाएगी। रही बात लड़ाई की, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, मगर अगर आप लोग इनकार करते हो तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। हाँ, मेरे और शंकरलाल जी के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए मैं रियायत देने को तैयार हूँ, मगर कहो कि हाँ, कर्ज चुकाएंगे। तीनों बेटे चुपचाप बैठे रहे। तभी शंकरलाल का छोटा बेटा राजेश खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाए, मैं पिताजी का कर्ज चुकाऊंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी, जो दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, जल्दी से अंदर आए और बोली, यह आप क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी रकम कहाँ से चुकाओगे? दोनों बड़े भाई संपन्न हैं, फिर आप ही क्यों बोझ उठाएंगे? राजेश के पास थोड़ी सी जमीन थी और छोटे मोटे काम करके वह गुजर बसर करता था। पिता ने दोनों बड़े बेटों को संभाल दिया था, मगर राजेश को उनके सहारे छोड़ दिया था। लेकिन भाइयों ने कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राजेश ने भी कभी शिकायत नहीं की। राजेश बोला, मैं जमीन बेच दूंगा, मगर पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान के लिए जमीन मत बेचो, उसी से तो हमारा गुजारा होता है। राजेश बोला, तुमने हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहा है, फिर आज क्यों रोक रही हो? ये सुनकर पत्नी के तेवर बदल गए। वह बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ, परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, तो मुझे तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। राजेश फिर बैठक में लौटा। वकील मुस्कुराकर बोला, क्या अब भी पिता का कर्ज चुकाओगे या? पत्नी ने समझा दिया। राजेश बोला, वह मर्द की पत्नी है, मैं तैयार हूँ। पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा। वकील ने दोनों बड़े भाइयों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों सिर झुकाकर चुप रहे। वकील बोला, असल में 20 साल पहले मैंने और शंकरलाल जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। तय हुआ था कि किसी एक की मृत्यु पर शेयर बेचकर मृतक का हिस्सा उसकी संतान को दिया जाएगा। जीवित हिस्सेदार ये तय करेगा कि किसे रकम दी जाए। मैं जीवित हिस्सेदार हूं और आज घोषणा करता हूं कि शंकरलाल जी का 20 लाख का हिस्सा मैं उनके छोटे बेटे राजेश को दूंगा, क्योंकि जिसने पिता का कर्ज चुकाना अपना कर्तव्य समझा, वही उनकी संपत्ति का असली हकदार है। इतना सुनते ही सब लोग दंग रह गए। सुरेश और महेश का चेहरा उतर गया। उनकी पत्नियां भी अब उन्हें घूर रही थीं। वकील ने इशारा किया तो उसके आदमी 2 बड़े सूटकेस लेकर आए और राजेश को थमा दिए। लोग तालियां बजाने लगे। राजेश जब सूटकेस लेकर अंदर आया तो पत्नी दौड़कर आए और बोली, आज समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में भले कांटे हों, मगर जब ऊपर वाला सुनता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।